चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अमेरिका ने जापान में मिसाइलें रखी तो ठीक नहीं होगा, रूस ने धमकाया, क्यूबा जैसे संकट की आहट से सहमी दुनिया। दोस्तों बता दें कि रूस और अमेरिका के बीच फिर से तनाव बढ़ने लगा है और इसने बड़े संकट की आहट पैदा कर दी है। जाहिर है कि रूस और अमेरिका जैसे दो ताकतवर देशों के बीच तनाव बढ़ने का पूरी दुनिया पर बड़ा असर होगा। अमेरिका द्वारा जापान में मिसाइल तैनात करने को लेकर रूस ने धमकी दी है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने जापान पर वाशिंगटन के साथ सैन्य संबंधों के विस्तार को उचित ठहराने के लिए ताइवान के आसपास स्थिति को बढ़ाने का आरोप लगाया। वहीं रूस ने कहा कि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान में मिसाइलें तैनात की तो इससे रूसी सुरक्षा को खतरा होगा और यह स्थिति मॉस्को को जवाबी कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करेगी। बिहार में भी बनेगा बीजेपी का मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार की बढ़ सकती है बेचैनी। दोस्तों महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे का असर देश की राजनीति पर पड़े या ना पड़े, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस नतीजे का असर पड़ना लगभग, क्योंकि भाजपा के लिए महाराष्ट्र वाली स्थिति बिहार में भी आ सकती है। महाराष्ट्र में गठबंधन में लड़कर भाजपा ने 132 सीटें जीती हैं। बीजेपी को महाराष्ट्र में सत्ता तक पहुँचने के लिए केवल 13 सीटों की कमी है। भाजपा अगर चाहे तो अपने दम पर भी सरकार बना सकती है, लेकिन बीजेपी गठबंधन बचाने के लिए ऐसा नहीं करेगी। भाजपा की बड़ी पार्टी बनने के बाद शिवसेना नेता तथा मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे ने लगभग अब मुख्यमंत्री पद की दावेदारी छोड़ दी। इंडियन सुपर लीग में सुनील छेत्री ने रचा इतिहास, सभी क्लबों के खिलाफ गोल करने वाले बने पहले खिलाड़ी। दोस्तों भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी सुनील छेत्री ने बुधवार यानी 27 नवंबर को एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। सुनील छेत्री ने इंडियन सुपर लीग के सभी 15 क्लबों के खिलाफ गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। बता दें दोस्तों, छेत्री ने साल्ट लेक स्टेडियम में मोहम्मडन एससी के खिलाफ बेंगलुरु एफसी के लिए 82वें मिनट में पेनल्टी पर गोल किया। 8वें मिनट में लोबी मंजोकी के गोल की बदौलत जब बेंगलुरु 1-0 से पिछड़ रहा था, तब छेत्री ने अपने सफल स्पॉट किक से बेंगलुरु को बराबरी पर ला दिया और रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया। प्रियंका गांधी ने सांसद पद की ली शपथ, बेटे रेहान और बेटी मिराया वाड्रा भी रहे मौजूद। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने केरल के वायनाड से उपचुनाव में जीत हासिल की थी। उन्होंने आज संसद सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है। प्रियंका गांधी जब पद और गोपनीयता की शपथ ले रही थी, तब उनके भाई राहुल और मां सोनिया भी वहां बतौर सांसद मौजूद थे। इस दौरान उनके बेटे और बेटी रेहान वाड्रा और मिराया वाड्रा संसद पहुंचे थे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी मां और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने उनके सांसद के तौर पर शपथ लेने से पहले उन्होंने कहा, मैं बहुत खुश हूं। बांग्लादेश में मुस्लिमों ने जबरन बंद कराया इस्कॉन का शिवचर केंद्र, श्रद्धालुओं को एक वाहन में भरकर ले गई सेना। दोस्तों इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद अब बांग्लादेश में इस्कॉन के शिवचर स्थित केंद्र को मुस्लिमों ने जबरन बंद करा दिया है। यही नहीं, इस्कॉन के श्रद्धालुओं को सेना के जवान अपने वाहन में भरकर ले गए। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता राधा रमण दास ने एक्स पर लिखा, बांग्लादेश में शिवचर स्थित इस्कॉन नमहट्टा केंद्र को मुस्लिमों ने जबरन बंद करा दिया है। सेना आई और इस्कॉन श्रद्धालुओं को एक वाहन में भरकर ले गई। इस पोस्ट के साथ उन्होंने एक वीडियो भी संलग्न किया जिसमें स्थानीय इस्लामी समूह के नेता शिवचर में इस्कॉन केंद्र को बंद करने की मांग कर रहे हैं। दास ने दावा किया कि वीडियो में यह भी दिखाया गया कि कुछ लोग इस अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था के संस्थापक की तस्वीर वाले इस्कॉन मंदिर के बोर्ड को हटाने में लगे हुए हैं। बुरे फंसे आर्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर, देश की एकता को खतरे में डालने का मामला दर्ज। दोस्तों मोहम्मद जुबैर से जुड़े मामले की जांच कर रहे अधिकारी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने का अपराध आर्ट न्यूज के पत्रकार के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर में शामिल किया गया। यह एफआईआर गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के पुजारी यत नरसिम्हानंद के समर्थकों द्वारा जुबैर द्वारा एक्स पर पोस्ट किए गए एक ट्वीट को लेकर दर्ज की गई शिकायत के बाद दर्ज की गई थी। जुबैर ने गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग करते हुए एफआईआर के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया था। बता दें दोस्तों 25 नवंबर को हाई कोर्ट ने जांच अधिकारी को अगली सुनवाई तक एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें साफ रूप से उन दंडात्मक धाराओं को बताया गया हो जिनके तहत जुबैर को फंसाया गया है। आज हाई कोर्ट में जांच अधिकारी ने अपने जवाब में कहा कि एफआईआर में 2 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। सूचना
संशोधितों की अधिनियम की धारा 66 और बीएनएस की धारा 152 हाईकोर्ट ने संशोधन को अनुमति दी और अगली सुनवाई 3 दिसंबर को निर्धारित की। आनंद मोहन के चौके पर चिराग पासवान ने मारा छक्का, कह दी ऐसी बात की मचेगा सियासी बवाल। दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आनंद मोहन और उनके विधायक पुत्र चेतन आनंद के बयान पर जोरदार हमला बोला है। चिराग पासवान ने कहा कि राजद से विधायक का चुनाव जीते। चेतन के बयान से स्पष्ट है कि उनकी प्राथमिकता एनडीए को मजबूत करने के बजाय उसमें दरार डालने की है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो अभी भी अपने पुराने राजनीतिक गुरजनों की विरासत को सहेज कर महागठबंधन की विचारधारा को परोक्ष रूप से समर्थन दे रहे हैं। चेतन आनंद पहले यह बताएं कि वह एनडीए के सदस्य के रूप में पूछ रहे हैं या महागठबंधन के प्रवक्ता के रूप में। वहीं चिराग पासवान ने आनंद मोहन के बारे में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कृपा से आनंद मोहन जेल से बाहर आए हैं और मुख्यमंत्री की वजह से उनके परिवार के सदस्य राजनीति में हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंची संभल की जामा मस्जिद प्रबंधन समिति, कल सीजेआई की पीठ करेगी सुनवाई। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की संभल की जामा मस्जिद प्रबंधन समिति ने निचली अदालत के सर्वे के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। चीफ जस्टिस सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ कल उसकी याचिका पर सुनवाई करेगी। मस्जिद समिति ने अपनी याचिका में कहा, 19 नवम्बर को मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका संभल कोर्ट में दायर हुई। उसी दिन सीनियर डिवीजन के सिविल जज ने मामले को सुना और मस्जिद समिति का पक्ष सुने बिना सर्वे के एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर दिया। एडवोकेट कमिश्नर 19 की शाम ही सर्वे के लिए पहुंच भी गए। 24 को फिर सर्वे हुआ। जिस तेजी से सारी प्रक्रिया हुई उससे लोगों में शक फैल गया और वे अपने घर से बाहर निकल गए। भीड़ के उग्र हो जाने के बाद पुलिस गोलाबारी हुई और 6 लोगों की मौत हो गई। याचिका में आगे कहा गया, शाही मस्जिद 16वीं सदी से वहाँ है। इतनी पुरानी धार्मिक इमारत के सर्वे का आदेश पूजा स्थल अधिनियम और प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल कानून के खिलाफ है। अगर यह सर्वे जरूरी भी था तो एक ही दिन में बिना दूसरे पक्ष को सुने नहीं दिया जाना चाहिए। गाजा में जंग के बीच बाढ़ का खतरा, बढ़ेंगी मुश्किलें और इजराइल ने बेरूत को फिर बनाया निशाना, 29 की मौत। दोस्तों, गाजा पट्टी में इजराइल के हमलों के बीच सिविल डिफेंस ने बारिश के पानी की वजह से मानवीय आपदा की चेतावनी दी है, क्योंकि इससे बाढ़ आ सकती है और विस्थापित लोगों के तंबू क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। नागरिक सुरक्षा प्राधिकरण ने रविवार को एक प्रेस बयान में कहा कि बारिश के कारण यारमौक स्टेडियम, शेल्टर कैंप, गाजा नगर पालिका पार्क, बीच कैंप और गाजा शहर के स्कूलों में लगे तंबू क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बयान के मुताबिक अगर कैंप में विस्थापित लोग इन्हीं हालात में रहे तो हम एक भयावह मानवीय दृश्य का सामना करेंगे, क्योंकि कई तंबू क्षतिग्रस्त हो गए और वे आश्रय के लिए सही नहीं हैं। नोट छापने की मशीन बनी भूल भुलैया 3 बॉक्स ऑफिस पर रच दिया इतिहास। दोस्तों, बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी फिल्म भूल भुलैया 3 की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। शानदार कहानी से सजी इस फिल्म ने लोगों के दिलों पर कब्जा कर लिया है। यही वजह है कि चौथे हफ्ते भी फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर डंका बज रहा है। कमाई के मामले में भूल भुलैया 3 ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है। बता दें कि कार्तिक आर्यन के इंस्टा पोस्ट के मुताबिक भूल भुलैया 3 दुनिया भर में 408.52 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है और यह एक बड़ा रिकॉर्ड है। महाराष्ट्र में प्रोविजनल और फाइनल मतदान आंकड़ों का अंतर चिंताजनक, बोले पूर्व सीईसी कुरैशी। दोस्तों, पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त SY कुरैशी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अंतिम मतदाता मतदान के आंकड़ों और अंतिम आंकड़ों के बीच सामने आए व्यापक अंतर पर चिंता जाहिर की है। महाराष्ट्र में जहां 20 नवंबर को मतदान हुआ था, शाम 5 बजे मतदान का आंकड़ा 55% था। अगले दिन जारी अंतिम मतदाता मतदान में यह 67% तक पहुंच गया, जो लगभग 3 दशकों में सबसे अधिक था। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए 2010 से 12 के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त रहे SY कुरैशी ने कहा कि मतदाता मतदान के आंकड़े रियल टाइम में दर्ज किए जाते हैं और इनमें इतना बड़ा अंतर चिंताजनक है। 9 दिसंबर से शुरू होगा तमिलनाडु का विधानसभा सत्र, इन मुद्दों पर रहेगा फोकस। दोस्तों, तमिलनाडु विधानसभा का अगला सत्र 9 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। TNLA सचिव के श्रीनिवासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह सत्र चेन्नई में राज्य सचिवालय के असेंबली हॉल में आयोजित किया जाएगा। इस सत्र के विवादास्पद होने की उम्मीद है, क्योंकि विपक्ष राज्य सरकार द्वारा कानून और व्यवस्था को संभालने के तरीकों पर चिंता
चिंता जताएगा। अडानी टेंकेटको कनेक्शन का मुद्दा भी चर्चा का एक प्रमुख मुद्दा बनने वाला है, खासकर बिजनेस टाइकून से जुड़े अमेरिकी रिश्वतखोरी के आरोपों के बाद। इसके अलावा उत्तर पूर्वी मानसून के मौसम में हाल ही में हुई बारिश के प्रति राज्य की प्रतिक्रिया भी जांच के दायरे में आ सकती है। वहीं बता दें कि डीएमके युवा विंग के सचिव उदयनिधि स्टालिन को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाने के बाद यह पहला सत्र होगा। अब वे राज्य मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बाद दूसरे स्थान पर हैं।